हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आया था यूजीसी नेट में 24 नवंबर 2021, क्वेश्चन विद आंसर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अभी आप क्लास देख रहे हैं, क्लास के बाद आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। जो क्लास अटेंड करेंगे उसको ये कंप्लीट पीडीएफ मिलने वाला है। 24 नवंबर 2021 का जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 के तो मैंने 2021 के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, लेकिन यहाँ पर पेपर 2 की बात कर रही हूँ। इकोनॉमिक सब्जेक्ट जिनका भी है वो इसको बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर इसके लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको पीडीएफ भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ही क्वेश्चन पे देखिए आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पेपर 2 में 2 आरसी आती है, यानी 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मॉनिटरी पॉलिसी से रिलेटेड है 5 क्वेश्चन। क्योंकि मैं स्किप करूंगी, इसको आप लोग पीडीएफ में पढ़ लेना, ठीक है। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप लोग प्रैक्टिस करो इससे। ये देखिए 5 के बाद यहाँ पर फिर से 5 और आ गई स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन के बाद आपका जो क्वेश्चन होंगे थ्योरी बेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखिए आर्थिक सूक्ष्म परीक्षण शिशु उद्योग वाला तक आपका जो पेपर 2 है उसी से ही रिलेटेड आपका यहाँ पर आरसी दिया जाता है। चलिए 10 क्वेश्चन एक बार मैं स्किप कर दूं, क्योंकि वो सारे के सारे आपके आरसी से रिलेटेड है और ये पीडीएफ में आपको सारी चीजों की जानकारी मिल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से किन उपायों के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आंसर पे इसलिए चल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और ऐसी मेरी तबीयत ऐसी है नहीं है कि जो मैं ज़्यादा डिटेल आप लोगों को दे पाऊँ। तो जितनी भी कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए, सी और ई होगा। ए, सी और ई एक बार देख लो क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय बैंक द्वारा जनसाधारण से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद, सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से ऋण लेना। और ऑप्शन नंबर ई, केंद्रीय बैंक के द्वारा परिचालन के लिए अधिक मुद्रा ढलाई और मुद्रण। क्या क्या है अर्थव्यवस्था में जिससे कि मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई बढ़ती है। केंद्रीय बैंक के द्वारा जब जनसाधारण से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद हो, सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से ऋण लेना, केंद्रीय बैंक द्वारा परिचालन के लिए अधिक मुद्रा ढलाई और मुद्रण। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कैसा क्वेश्चन था। क्लासिकीय रेखी समाश्रयन मॉडल में x1 और u1 के बारे में कल्पना की जाती है कि वे कैसे होते हैं। आंसर देखिए, सह संबंध नहीं है। क्यों सह संबंध नहीं है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपको पीडीएफ में पढ़ना होगा, ठीक है, जिसके लिए आप लोग पीडीएफ लास्ट में डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड ट्रू फॉर फैक्टर प्राइसिंग व्हेन फैक्टर मार्केट इज परफेक्टली competitive एंड प्रोडक्ट मार्केट इज मोनोपोलिस्टिक। क्वेश्चन को देखिए, कौन सी स्थितियां उपादान कीमत निर्धारण के लिए सत्य है यदि उपादान बाजार पूर्णतया प्रतिस्पर्धी है और उत्पादन बाजार एकाधिकारिक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। यदि उत्पादन बाजार एकाधिकारिक है तो क्या होगा, वीएमपी इज ग्रेटर देन एमआरपी, बोथ वीएमपी एम एमआरपी डिक्रीजिंग, दोनों कम हो रहे हैं, और एमआरपीएल इक्वल टू डब्ल्यू। ये देखिए हर एक का एक्सप्लेनेशन है।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन ये जरूरी है जहां आपसे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है, अपूर्ण प्रतियोगिता में ए आर और एम आर वक्र दोनों ही नीचे की ओर ढालू होते हैं, सही है कि गलत? ठीक है, वस्तु बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार होने के कारण एमआरपी वक्र सीमांत उत्पाद के मूल्य यानी कि वीएमपी वक्र के नीचे स्थित होगा। यानी यहां से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, मैचिंग। अब इस मैचिंग का सही आंसर देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर बी, कराधान के सिद्धांत किसने दिए? एडम स्मिथ। सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत फिंडलिश रास। कर का प्रभावी आपत्य हिक्स। सार्वजनिक व्यय से प्राप्त लाभ का दृष्टिकोण लिंडाल। ठीक है, मैचिंग में अगर आपको 2-3 भी सही से पता है तो आराम से कर लोगे। कौन सा एकाधिकारवादी पर पूरी तरीके आपातित होगा? ऑप्शन नंबर ए, एक मुश्त कर। क्या होता है ये? एक मुश्त कर लगाकर सरकार एकाधिकारी लाभों को वस्तु के उत्पादन अथवा कीमत प्रभावित किए बिना कम या समाप्त कर सकती है। कौन सा होता है भाई, ये भी देख लो, डायग्राम देख लो यहाँ पे। एक मुश्त कर का लगाया जाना एकाधिकारी फर्म के लिए एक स्थिर लागत होती है, क्योंकि इसका उत्पादन की मात्रा से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इससे कर की मात्रा टीसी के बराबर और औसत लागत बढ़ जाती है। एसी वक्र ऊपर को सरककर एसी 1 हो जाता है। एसी क्या हो गया? एसी 1 हो गया, परंतु सीमांत लागत पर कोई भी असर नहीं पड़ा। एमसी पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। इस प्रकार एक मुश्त कर लगने का प्रभाव यह होता है कि एकाधिकारी का लाभ एपीआरटी से घटकर कितना हो जाता है? एपीबीसी इतना था। ठीक है, यहां पे पहले इतना था और अब कितना हो गया? सिर्फ इतना हो गया। ठीक है, चलो इसको देख लेना एक बार आप लोग अच्छे से। फिर आपसे पूछा गया स्टेटमेंट में कौन सा कथन सही है। अब ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, आपका इन्वायरमेंट आपके इकोनॉमिक्स में भी आता है। क्या लग रहा है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए और डी इसका सही आंसर है। कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। भारत में पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्थापना 1985 में हुई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण अधिनियम 1977 में पारित हुआ। ये दोनों चीजें सही हैं, लेकिन यहां पर कुछ गड़बड़ हुआ था, जिसकी वजह से एनटीए ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शंस दिए हुए हैं। सही कथन कौन कौन से हैं? ये वाला सही है, यानी बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट इज अ नल सेट, ये भी सही है। डी, दो संयुक्त समुच्चयों का तर्क गुणनफल रिक्त समुच्चय है, ये भी सही है, लेकिन गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, at present for the estimation of GDP in India at constant price, which one of the following year is used as the base year? 2011-12। वर्तमान में भारत में जीडीपी के स्थिर कीमतों पर आकलन के लिए 11-12 को आधार वर्ष के रूप में प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च। वित्त मंत्रालय चालू मूल्य पर जीडीपी अनुमानों को प्रयोग में लाता है। वित्त मंत्रालय जीडीपी के संबंध में आने वाले 2 वर्षों के लिए अपने प्रक्षेपण करता है, जिसके आधार पर वे राजकोषीय लक्ष्य को निर्धारित करता है।
चलो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग करोगे, देखते हैं किसकी कितनी तैयारी है। ठीक है, आंसर करो क्वेश्चन नंबर 19। किसके द्वारा आय में असमानताओं को मापा जाता है? जल्दी आंसर करो सब लोग। लॉरेंज रेशियो, थील इंडेक्स, पाल्मा रेशियो या डेप्रिवेशन रेशियो? यहां से फिर से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि ये भी पूछ सकते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन में कि बताइए जो लॉरेंज अनुपात है वो किससे संबंधित है ना, इस तरीके से भी आता है। क्वेश्चन नंबर 19 और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर डी, देखिए कौन सा, ए बी सी तीनों, लॉरेंज, थील, पाल्मा, डेप्रिवेशन रेशियो इसमें शामिल नहीं है। ए बी सी बिल्कुल सही है। आय में असमानता को मापने के लिए लॉरेंज अनुपात, लॉरेंज वक्र को 1905 में मैक्सियो लॉरेंज ने विकसित किया। ये क्या करता है, प्रत्येक बिंदु उन परिस्थितियों या व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे है। थायल सूचकांक क्या करता है आपका, अभी आपने पढ़ा लॉरेंज अनुपात, आप देखिए थील सूचकांक। थील सूचकांक मुख्य रूप से आर्थिक असमानता और अन्य आर्थिक तथ्य, हालांकि यह भी नस्लीय अलगाव को मापने के लिए प्रयोग होता है। पाल्मा अनुपात क्या है, सकल राष्ट्रीय आय में सबसे अमीर 10% आबादी के हिस्से के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया, जो सबसे गरीब 40% के हिस्से से विभाजित है, जिसे चिली के अर्थशास्त्री ग्रेबियल पाल्मा के कार्य पर आधारित माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following statements are correct in regard to FDI in India in financial year 2020? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में 2019-20 में क्या चीज सही है? अब क्योंकि ये 2021 का पेपर था तो इन्होंने 2019-20 पूछा। अब 2022 में 2020 और 21 के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और सी। सेवा क्षेत्र का हिस्सा अधिकतम है और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का हिस्सा द्वितीय स्थान पर है। ठीक है, इसको पूरा पढ़ लेना आप एक बार, और अभी जो रीसेंट डेटा हो उसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21, मुद्रा आपूर्ति और नामिक चरों में परिवर्तन से वास्तविक चरों की स्वतंत्रता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 क्लासिकली द्विविभाजन। मुद्रा आपूर्ति, नामिक चरों में परिवर्तन से वास्तविक चरों की जो स्वतंत्रता को क्लासिकी द्विविभाजन कहा जाता है। क्या होता है ये द्विविभाजन? द्विविभाजन का अर्थ है सापेक्ष कीमत स्तर को वस्तुओं की मांग और पूर्ति निर्धारित करती है, और निरपेक्ष कीमत स्तर को मुद्रा की मांग और पूर्ति निर्धारित करती है। सापेक्ष कीमत स्तर को वस्तुओं की मांग, निरपेक्ष कीमत स्तर को मुद्रा की मांग और पूर्ति निर्धारित करती है। समरूपता सिद्धांत की भांति इस मान्यता का भी अर्थ निकलता है कि अर्थव्यवस्था के मौद्रिक क्षेत्र पर कीमत स्तर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और आगे मौद्रिक कीमतों के स्तर का अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आ गया असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पढ़िए जरा सा इसे। एकाधिकारवादी पर आरोपित एक मुश्त कर को उपभोक्ताओं पर अंतरित नहीं किया जा सकता। एक मुश्त कर, एक मुश्त होता क्या है, यानी जो इकट्ठा आपसे एक साथ ले लिया जाए, आप जिस किसी और को आप
जो है वो ना कर पाओ, है ना, किसी और पे ना डाल पाओ, सीधे आप पे लग जाए। जैसे जैसे इनकम टैक्स लगेगा तो वो डायरेक्टली आप पे ही लगेगा। देखो अब इसका आंसर, एक मुश्त इकट्ठे आपको एक बार में देना है। एकाधिकारवाद पर आरोपित एक मुश्त कर को उपभोक्ताओं पर अंतरित नहीं किया जा सकता। ठीक है, किस पे नहीं किया जा सकता? अपने उपभोक्ताओं पे, क्योंकि एक मुश्त कर उसकी निर्धारित लागत का हिस्सा हो सकता है और ये उत्पादन की सीमांत लागत को प्रभावित करता है। अतः कथन ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या। एक मुश्त कर को आप किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते। क्वेश्चन नंबर 23, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ फ्रेमवर्क कन्वेंशन के सम्मेलनों को उनके कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आंसर करो जरा। सबसे पहले जो आया है क्वेश्चन नंबर 23, आंसर करिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यानी सबसे पहले क्या हुआ? कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ, फिर क्या हुआ? दोहा सम्मेलन हुआ, फिर हुआ पेरिस कॉन्फ्रेंस और फिर हुआ कैटोवाइस कॉन्फ्रेंस। इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 से 18 दिसंबर 2009 के बीच, UNFCCC के तत्वाधान में कोप 15 कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ, दोहा 2012, पेरिस 2015 और कैटोवाइस 2018। क्वेश्चन नंबर 24, आंसर करिए जल्दी से। मुझे सॉरी थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा, बिकॉज मेरी अभी इतनी सेहत नहीं है कि जो मैं कंटिन्यू बोल सकूं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। प्रैक्टिस करते चलो और क्वेश्चन को भी सॉल्व करते चलो। यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक की वर्तमान में निम्नलिखित में से किसके उपयोग के द्वारा गणना की जाती है? जिसको भी पीडीएफ चाहिए जल्दी से वीडियो को एक लाइक करो और शेयर कर लो अपने ग्रुप में। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उन सब के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन नंबर बी। ज्यामितिक विधि के द्वारा, ज्यामितिक माध्य के द्वारा गणना की जाती है और एचडीआई का जो फॉर्मूला है उसे भी ध्यान रखना है। एचडीआई की गणना यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित जो मानव विकास सूचकांक है वर्तमान में ज्योमेट्रिक मीन से की जाती है, जिसका फॉर्मूला है एचडीआई इक्वल टू आई लाइफ इंटू आई एजू इंटू आई जीएनआई 1/3 अंडर रूट में। पूरा पढ़ लेना एक बार। ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट इसलिए है एक्सप्लेनेशन क्योंकि यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन इससे मिलते जुलते पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि एचडीआई को विकसित किसने किया, तो क्या होगा? एचडीआई को सबसे पहले महबूब उल हक ने और उसके बाद सेन और सिंगर ने। एचडीआई का मूल्य अधिकतम मूल्य 1 के बराबर और इसका मूल्य 0 से 1 के बीच में रहता है।
तो कई क्वेश्चन आपके एक्सप्लेनेशन से बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, निर्धनता आकलन की निम्नलिखित समितियों को कालक्रमानुसार लिखिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले अलग समिति, लकड़ावाला समिति, तेंदुलकर समिति और सही है ना ये पूरी रंगराजन समिति, ABCD। अलग समिति, लकड़ावाला समिति, तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति। ईयर याद रखिए 1979, 1993, 2009, 2014। क्वेश्चन नंबर 26, भुगतान संतुलन में पूंजी खाते की मदें कौन सी हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रवाह चर। द आइटम ऑन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आर फ्लो वेरिएबल्स। भुगतान संतुलन में पूंजी खाते की मदें प्रवाह चर है। पूंजी खाता पूंजी का वित्तीय प्रवाह प्रदर्शित करता है जिसके अंतर्गत स्वर्ण सहित अल्पकालिक, दीर्घकालिक, अंतर्राष्ट्रीय पूंजीगत हस्तांतरण शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए कोषों के हस्तांतरण संबंधी सभी भुगतान, सभी ऋण और सभी विनियोगों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, यहां पर मैचिंग आई थी। मैचिंग का सही आंसर देखो आप। मेनू लागत, मुद्रास्फीति, मात्रात्मक सुगमता, मौद्रिक नीति, सार्वजनिक अतिव्यय, राजकोषीय नीति, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, फिलिप्स वक्र। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी। मेन्यू लागत मुद्रास्फीति से संबंधित है, क्वांटिटेटिव ईजिंग मौद्रिक नीति से संबंधित है, पंप प्राइमिंग आपकी राजकोषीय नीति से संबंधित है, मुद्रास्फीति नेचुरल सी बात है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है, फिलिप्स वक्र। क्वेश्चन नंबर 28, जोखिम से बचने के लिए व्यक्ति द्वारा जोखिम को न्यूनतम करने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं कि जिससे हमारा ज्यादा नुकसान ना हो? क्या होगा इसका सही आंसर भाई? ऑप्शन नंबर बी, यानी जोखिम से बचने वाले व्यक्ति के द्वारा जोखिम को न्यूनतम करने के लिए संसाधनों का वैविध्यकरण होना चाहिए, जोखिम घटना का बीमा और जानकारी का मूल्य। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, साधनों का यानी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए और जोखिम घटना की जानकारी का मूल्यांकन, उसे पता होना चाहिए कि हमें कितने का नुकसान हो सकता है। साधन कीमत समता सिद्धांत के द्वारा किन संगत दशाओं को माना जाता है? फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। अब यहां पे देखो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। साधन कीमता सिद्धांत के द्वारा निम्नलिखित संगत दशाओं को माना जाता है। सी का पहले ऑप्शन ऊपर देख लो, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। यानी वे देश जो विभिन्न साधन एंडाउमेंट्स की विशेषता वाले हैं, वे उद्योग जो विभिन्न साधन तीव्रता की विशेषता वाले हैं, प्रत्येक देश वस्तुओं का निर्यात करेगा जो उसके प्रचुर साधन का उपयोग करते हैं। उसके अलावा कौन सी दशाएं हैं इसको आपको करना है। पूरी PDF आप पढ़ोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 30, यहां पर जो उनके सिद्धांत हैं और जो उनके डेवलपर हैं उसके बारे में यहां पे पूरी दी हुई है मैचिंग। आप डायरेक्ट आंसर देखो, बी आंसर सही है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आपूर्ति डेविड रिकार्डो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मांग मार्शल एजवर्ड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अवसर लागत हैबरलर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की वास्तविक लागत वेस्टवल और अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशुद्ध सार्वजनिक वस्तुओं के उत्पादन में दक्षता स्थिति के लिए अपेक्षित है कि उत्पादन उस बिंदु तक जारी रखा जाए जब, ध्यान से देखिए जरा,
ऑप्शन नंबर डी, विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु के उत्पादन में दक्षता स्थिति के लिए अपेक्षित है कि उत्पादन उस बिंदु तक रखा जाए जब, देख रहे हैं, इक्वल टू एमसी हो। एमसी सीमांत लागत, किसके सीमांत लागत के बराबर हो, सीमांत लाभ सीमांत लागत के बराबर। क्वेश्चन नंबर 32, द नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड रिफर टू, व्यापार की शुद्ध वस्तु विनिमय दर क्या बताती है, निर्यात कीमतों और आयात कीमतों के बीच का अनुपात। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित को उनके प्रचलन में आने वाले कालानुक्रमसार लिखिए, यानी कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, जो चीज पहले आई है। एसडीजी, एमपीआई, पीक्यूएलआई और एचडीआई। आंसर देखो डायरेक्ट, सॉरी, सबसे पहले आया पीक्यूएलआई 1976 में, एचडीआई सबसे पहले, पीक्यूएलआई फिर एचडीआई, एमपीआई फिर एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, याद रहेगा ना सबको, ईयर भी याद रखना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश के संदर्भ में इसमें से कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए और बी। ए और बी त्वरित मॉडल के अनुसार निवेश मांग आय में परिवर्तन के समानुपाती है। जितना ही वास्तविक ब्याज दर अधिक होगी उतना ही पूंजी की किराया लागत भी अधिक होगी। ठीक है, इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 35, अब यहां पर जो टेक्स्ट पहले आया है उसको पहले लगाना है। सही आंसर है सी। कैसे, देखो ध्यान से। ईयर याद रखना, इनकम टैक्स सबसे पहले आया 1860 में, गिफ्ट टैक्स आया 1958, सर्विस टैक्स 1994, बैंकिंग व्यवहार कर 2005 और माल और सेवा कर जीएसटी 2017। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू पढ़ लीजिए जरा सा। ओएलएस से संबंधित यहां पे क्वेश्चन है। चलिए देखिए यहां पे ऑप्शन नंबर सी, कथन एक सही है और दूसरा गलत है। क्यों? ओएलएस विधि के अंतर्गत एक पूर्व धारणा यह होती है कि समाश्रय मॉडल पैरामीटर में रैखिक है, यद्यपि चरों में यह रैखिक नहीं भी हो सकता, इसलिए कथन एक सही है और दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करिए। टाइम दे रही हूं 30 सेकेंड।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ऑप्शन नंबर 1 1250, संतुलन स्तर क्या है 1250। क्वेश्चन नंबर 38, आंसर करिए। क्वेश्चन विद प्रैक्टिस, आंसर करिए। वो क्वेश्चन का आंसर कैसे आया, जितने भी हमारे टेलीग्राम पे इकोनॉमिक्स में हैं सब लोग आपस में डिस्कस करके बताना। A sudden shift from import tariff to free trade may induce short-term employment in और इस क्वेश्चन पेपर को देख के क्या लग रहा है आपके लिए कि इस बार किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, कैसी तैयारी है आपकी? चलिए देखिए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए, आयात प्रतिस्पर्धी उद्योग। आयात प्रशुल्क से मुक्त व्यापार की ओर अचानक अंतरण लघुकालिक बेरोजगारी को आयात प्रतिस्पर्धी उद्योग की ओर प्रेरित कर सकता है। प्रशुल्क वस्तुओं पर लगाया गया एक कर या शुल्क है जब वे राष्ट्रीय सीमा में प्रवेश करती हैं और उसे छोड़ती हैं। उस अर्थ में प्रशुल्क से अभिप्राय आयात शुल्क निर्यात शुल्क से है, परंतु व्यावहारिक उद्देश्य के लिए प्रशुल्क आयात शुल्क या सीमा शुल्क का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से मैट्रिक्स के सही अभिलक्षण कौन से हैं? ध्यान रखिए ये आपके 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, पढ़ने का समय भी लीजिए क्योंकि अगर इससे मिलता जुलता कोई आ जाए तो उसको सॉल्व कर सको। करेक्ट फीचर ऑफ मैट्रिक, ऑप्शन नंबर 1। एक तादात्म्य मैट्रिक्स एक वर्ग मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक तादात्म्य मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स when get transport remains an identity matrix. Question number 39, option number 1. Question number 40. Arrange the following concept of consumer behavior in chronological order. उपभोक्ता व्यवहार की निम्नलिखित संकल्पनाओं को कालक्रमानुसार लगाइए। यानी पहले कौन सा नियम आया या कौन सा सिद्धांत आया वो आपको पहले लिखना है। कंज्यूमर बिहेवियर, आंसर करो जल्दी से। पहले कौन सा सिद्धांत आया, जल्दी बोलो बेटा। कंज्यूमर बिहेवियर जो कॉन्सेप्ट है जो पहले आया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। चलो देखो बेटा इसका सही आंसर। सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया मांग का नियम, फिर ह्रासमान सीमंत उपयोगिता नियम, अनादिमान वक्र और उद्घटित वरीयता विश्लेषण यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी सबसे पहले मांग का नियम आया। किसके द्वारा दिया गया था, कौन बताएगा? कभी कभी ये सिद्धांत पूछ लिए जाते हैं या इनके डेवलपर पूछ लिए जाते हैं कि जो पहले आए थे उनको पहले लगाइए, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, फिर आपका आया अनादिमान वक्र, किसके द्वारा था? हिग्स के द्वारा।
उद्घटित वरीयता विश्लेषण ये किसके द्वारा था? सैमुअल्सन। गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कंफर्म कर देना जरा। अब देखो फिर से यहाँ पे, जहां पे गलती हो जाए भाई बता देना। इनडायरेक्ट यूज वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू। देखो एक कॉमन सा क्वेश्चन है जिसके बारे में आपसे पूछा गया है, आगे की पीढ़ी के उपयोग के लिए पर्यावरण का संरक्षण करना क्या कहलाता है? वैकल्पिक ईंधन की आवश्यक है क्योंकि ये पारंपरिक स्रोत गैर नवीकरण स्रोत है। वनों से प्राप्त लकड़ी के रूप में उपयोगी होता है, उसे क्या कहते हैं? कौन सा मूल्य है वो? कीट पतंगे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे परागण में मदद करते हैं। देखो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे की पीढ़ी के लिए पर्यावरण का संरक्षण एक तरीके से वसीयत बनाना हो गया। वैकल्पिक ईंधन की खोज आवश्यक है क्योंकि पारंपरिक, वैकल्पिक सीधा सीधा इसी से ही रिलेटेड है। वनों से प्राप्त लकड़ी इमारती लकड़ी के रूप में उपयोगी है, तो क्या हो जाएगा? उपयोग मूल्य। कीट पतंगे महत्वपूर्ण है क्योंकि परागण में मदद करते हैं, अप्रत्यक्ष उपयोग मूल्य। क्वेश्चन नंबर 42। चलिए आंसर करने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन का। मुझे थोड़ा सा इस समय कोल्ड और फीवर की वजह से थोड़ा सा मेरे साथ इश्यू हो रहा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा बहुत खुद भी सॉल्व करके देखिए कि क्या आंसर इसका हो सकता है। ठीक है, आंसर करिए इसका। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। एडम स्मिथ ने, रोडान ने, रोस्टोव ने, कार्ल मार्क्स ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ऑप्शन नंबर डी। एडम स्मिथ श्रम विभाजन, रोडान बड़े धक्के का सिद्धांत, रोस्टोव पारंपरिक समाज, कार्ल मार्क्स श्रमिकों की आरक्षित सेना। ऑप्शन नंबर डी। एडम स्मिथ ने कौन सा दिया? डिवीजन ऑफ लेबर। रोजेस्टीन रोडान बड़े धक्के का यानी थ्योरी ऑफ बिग पुश। रोस्टोव ने 5 अवस्थाएं बताई, उसमें से एक थी पारंपरिक समाज। कार्ल मार्क्स श्रमिकों की आरक्षित सेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए इसको, कौन सा सही है? देखो अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लिया तो एग्जाम में भी आराम से पढ़ लोगे, क्योंकि जब इस तरीके के पेपर 1 पेपर 2 में लेंथी क्वेश्चंस होते हैं तो उनके लिए पढ़ना ज़रूरी है। और पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है, आप लोग जैसे कंपटीशन करते हो या क्विज करते हो तो उसमें फिर भी जो लैंग्वेज होती है वो इजी होती है, बट एक्चुअली में जो लैंग्वेज आती है वो ये आती है, ए बी और डी। अब देखिए इसको डायरेक्टली यहाँ से, यदि प्रेक्षणों का चयन स्वदेश है तो उसे गैर यादृच्छिक प्रतिचयन की विधि कहा जाता है। पर्पसिव को क्या कहते हैं हम? उद्देश्य आधारित को क्या कहते हैं? गैर यादृच्छिक। यदि प्रेक्षणों का चयन यानी सैंपलिंग का चयन यदर्थ तदर्थ रूप में किया जाता है तो उसे गैर यादृच्छिक प्रतिचयन की विधि कहा जाता है। सही है। यदि प्रेक्षणों का चयन निर्णय के आधार पर होता है, डिसीजन के आधार पर होता है, तो भी क्या होती है वो? गैर यादृच्छिक, नॉन रैंडमाइजेशन। 44 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 44।
अब देखिए इसका आंसर, जो पहले आया है उसको लगाना है पहले, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले जिनेवा, सबसे पहले क्या आया, जिनेवा राउंड। क्यों? क्योंकि जिनेवा राउंड हुआ था 1947 में। फिर हुआ था कैनेडी राउंड, डी बी, है ना। कैनेडी राउंड हुआ 1964। फिर हुआ उरुग्वे राउंड, कब हुआ था, 1986। और सबसे लास्ट में हुआ दोहा राउंड। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45, एक्स और वाई दो वस्तुओं के अनधिमान वक्र की स्थिति में एक्स का उपभोग बढ़ने के साथ युद्ध कंपटीशन की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरी की पूरी पीडीएफ 2021 की मिलेगी आपको। क्वेश्चन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एक्स और वाई दो वस्तुओं के अनधिमान वक्र की स्थिति में एक्स का उपभोग बढ़ने के साथ क्या होता है? एक्स का उपभोग बढ़ने के साथ एम आर एस एक्स वाई डिक्रीजेज यानी घटता है। एक्स और वाई दो वस्तुओं के अनधिमान वक्र की स्थिति में एक्स का उपयोग बढ़ने के साथ साथ वाई की जो मात्रा में छोड़ने को तैयार है वो धीरे धीरे घटती जाती है। उपभोक्ता के इस व्यवहार को क्या कहते हैं? स्थानापन्नता की घटती सीमांत दर का नियम। एक्स और वाई के लिए स्थानापन्नता की सीमांत दर क्या है? एम आर एस एक्स वाई, जो कि वास्तव में अनधिमान वक्र के किसी बिंदु वक्र की ढलान होती है। और सूत्र क्या होता है इसका? एम आर एस एक्स वाई इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये है इसका डायग्राम। ठीक है, जैसे जैसे हम x का उपभोग बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, y का जो है वो घटता जा रहा है। एक वस्तु के उपभोग से दूसरा ऑटोमेटिकली घटना शुरू हो जाए। 46 आंसर करिए। अब देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 46 सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसको सॉल्व कैसे किया गया। निम्नलिखित फलनों में किसका परिणाम एक से निवेश गुणक होगा जिसका मान 4 होगा? ऑप्शन नंबर सी, बी और सी, जिनका मान कितना होगा, 4 होगा। निवेश गुणक 1 माइनस एमपीसी कितना निकल के आएगा, 4। ऐसे ही एमपीएस निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 4। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निधि यानी निधि कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्या चीज है निधि, पढ़िए जरा एक बार। ऑप्शन नंबर बी, ए और बी ओनली। निधि कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए स्टार्टअप प्रारंभ करने के लिए चलाया गया। इसका उद्देश्य स्टार्टअप के लिए हर वर्ष 20 विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। इसको पढ़ लीजिएगा और इसका फुल फॉर्म भी। लिंग आधारित बजटिंग, यहां पर आपकी जेंडर बजटिंग हर बार इकोनॉमिक्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जेंडर बजटिंग के बारे में कौन सा सही है?
अब देखिए इसका पूरा क्वेश्चन। नीचे कोड में आंसर करना है। ऑप्शन नंबर डी, सी और डी ओनली। यानी जेंडर बजटिंग के बारे में क्या सही है? परिप्रेक्ष्य के साथ बजट के प्रावधानों का मूल्यांकन किया जाता है। जेंडर सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजटिंग एक साधन के रूप में है। सी और डी। उसके अलावा क्या है जेंडर बजटिंग? भाई क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, अगर फिर और कुछ पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे? जेंडर ये पूरा आप पढ़ लेंगे क्योंकि मेरे से अभी इतना बोला नहीं जाएगा, तो आई एम वेरी सॉरी, बट आप लोगों ने ये पढ़ना है। ये मैं पीडीएफ दूंगी, ठीक है? वीडियो के लिंक पे आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन पे। 2011 में शहर एक्स की कुल जनसंख्या 28 लाख थी। कुल जीवित शिशुओं की संख्या 50,000 थी। प्रत्येक 1000 जनसंख्या पर अशोधित जन्म दर का पता लगाना था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कैसे निकलेगा एक बार आप देख लीजिए। 28 लाख, एक्स की कुल जनसंख्या 50,000, 17.857 इसका सही आंसर। कैसे निकलेगा देखिए। अशोधित जन्म दर निकालने के लिए क्या करेंगे? कुल जन्मे शिशुओं की संख्या कितने हैं? कुल जन्मे शिशु 50,000, उसको लिख दीजिए ऊपर। टोटल शहर की जो जनसंख्या उसको लिखे नीचे, इंटू कर दीजिए 1000। आंसर निकल आएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 50। इस सेशन में अभी मैं 50 क्वेश्चन करवाऊंगी और 50 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, ठीक है? अनिश्चितता के अंतर्गत निर्णय लेने की स्थिति में यदि उपभोक्ता को दो विकल्पों में एक समान आय की प्रत्याशा होती है तो वह किस आधार पर निर्णय करेगा? क्वेश्चन नंबर 50। प्रत्येक विकल्प के साथ संबद्ध जोखिम विचरण किसके द्वारा दिया गया? जोखिम सिद्धांतों के व्यवहार का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? न्यूमैन और मॉर्गसन। तो यहाँ पे गाइस मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तबीयत सही नहीं है अभी मेरी, थोड़ा मैं बोलने में थोड़ा तकलीफ है, कोल्ड है, फीवर है, बट फिर भी मैंने कोशिश करी है कि कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दूं। साथ ही ये पीडीएफ आपको दूंगी मैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चेक करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने जो भी फ्रेंड्स हो जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से हैं उनको शेयर करिएगा। तो अब मिलेंगे आगे के 50 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। गुड नाइट, टेक केयर।